Hello students, last topic we did is how sunlight important for the plants. Now the next topic is carbon dioxide. Plants obtain carbon dioxide from the air. It is taken to the tiny pores यानी कि stomata present on the under surface of the leaves. कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए. प्लांट्स कहाँ से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं? थ्रू स्टोमेटा. जो लीव्स के नीचे छोटे छोटे होल्स हैं दैट इज स्टोमेटा, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स लेते हैं. So next is the activity to demonstrate that carbon dioxide is necessary for photosynthesis. Keep a green potted plant in the dark for about 48 hours to destarch its leaves in a wide mounted bottle fitted with a split cork. Take about 2 milliliter of potassium hydroxide solution. Select a healthy leaf from the plant and insert half of it into the bottle between two pieces of cork as shown in the figure. The part of leaves inside the bottle doesn't get carbon dioxide because potassium hydroxide, that is caustic potash, absorb carbon dioxide. Place the setup in the sunlight for at least 4 hours. After 4 hours, remove the leaf from the plant and take it out of the bottle. Test it for the presence of starch by boiling the leaf first in the water, then alcohol, and then using the iodine solution. आपको क्या करना है इस एक्टिविटी में कि एक ग्रीन प्लांट आप लीजिए, उसे आप डार्क में रखिए कम से कम 48 आवर्स के लिए. उसके बाद ताकि जो लीव्स हैं वो डी स्टार्च हो जाएं. डी स्टार्च मतलब जो स्टूर्ड फूड होता है लीव के अंदर वो यूज़ हो जाए. ठीक है. उसके बाद आपको क्या करना है, एक वाइड माउथेड बोतल लेनी है जिसमें आप स्प्रिट कोट के अंदर थोड़ा सा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि 2 मिलीलीटर अप्रोक्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन आप ऐड कर देंगे. उसके बाद आपको एक हेल्दी लीफ उस प्लांट से सेलेक्ट करना है और उस हेल्दी लीफ को हाफ उस बोतल के अंदर डाल देना है और उसे ऊपर से कॉक से बंद कर देना है ताकि जो पार्ट है लीफ का, वो जो हाफ पार्ट है वो बोतल के अंदर चला जाए और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड उस बोतल के अंदर है वहाँ पे. अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि जो हाफ लीफ ऑफ बोतल के अंदर है उसे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा. अब इस पूरे एपरेटस को उठा के आपको कहाँ रख देना है? सनलाइट के अंदर. बाकी का जो प्लांट है फोटोसिंथेसिस करेगा तो क्योंकि इट इज़ इन सनलाइट, तो वापस से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके अपनी स्टार्च प्रिपेयर कर लेगा. लेकिन जो लीफ अंदर है वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल नहीं हो पाएगी बिकॉज वहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड था जिसने वहाँ की कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर लिया, तो लीफ के उस पार्ट को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी. ऐसा करने के बाद आपने उस लीफ को वहाँ से हटा लेना है. ठीक है. उसको सबसे पहले आपको वैसे ही बॉईल करना है वाटर के अंदर, उसके बाद अल्कोहल से उसे वॉश करना है. उसके बाद आयोडीन सोल्यूशन से टेस्ट करेंगे. जब आप ये टेस्ट करेंगे आयोडीन सोल्यूशन के साथ ये चेक करने के लिए कि उसमें स्टार्च है या नहीं, तो आपको ऑब्जर्वेशन क्या होगी? द पार्ट ऑफ लीफ आउटसाइड द बोटल टर्न्स ब्लू ब्लैक. जो पार्ट तो बोतल के बाहर था वो ब्लू ब्लैक हो जाएगा बिकॉज वहाँ पे स्टार्च available है, showing the presence of starch, but the part inside the leaves test tube remains yellowish, showing the absence of starch. जो अंदर वाला पार्ट था वो ब्लू ब्लैक नहीं होगा बिकॉज वहाँ पे स्टार्च नहीं थी. अब वहाँ पे स्टार्च क्यों नहीं बनी? बिकॉज वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड थी ही नहीं. Conclusion. This shows that photosynthesis had taken place in that part of the leaf which received carbon dioxide. The part of leaves inside the bottle didn't receive carbon dioxide, so no starch was formed. Hence, carbon dioxide is necessary for photosynthesis. Our next topic is water and minerals. They are obtained from the soil by the roots and are transported to the leaves. जो water and minerals है वो soil से लेते हैं, रूट्स के थ्रू जो है प्लांट्स लेते हैं. कहाँ से लेते हैं? सॉइल से. ठीक है. और उसके बाद वो कहाँ तक ट्रांसपोर्टेड किए जाते हैं प्लांट्स में? अप टू द लीव्स, क्योंकि लीव्स में ही उसने फोटोसिंथेसिस करना है, वहाँ पे उसे चाहिए वाटर और मिनरल. द वेसल्स दैट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स टू द लीव्स आर कॉल्ड xylem वेसल. द run like pipes throughout the root stem and branches into the veins of the लीव्स. ये जो पाइप्स जैसा स्ट्रक्चर है जाइलम वेसल्स हैं, यही जो वाटर और मिनरल्स को नीचे यानी कि रूट से ऊपर लीव्स तक पहुंचाते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज रोल ऑफ लीव्स इन photosynthesis. Photosynthesis occur in green parts of the plants and mainly in the
leaves. The structure of leaves show the following features that make it a suitable place for photosynthesis. Cells in the leaves are green because they contain chlorophyll, which is green in color. The chlorophyll is contained in the chloroplast. The chloroplasts are the sites of photosynthesis because chlorophyll absorbs solar energy to initiate photosynthesis. जो लीव्स के सेल्स, लीव्स के अंदर जो सेल होते हैं उसके अंदर क्लोरोफिल होता है. क्लोरोफिल एज यू नो कि ग्रीन कलर का होता है. द क्लोरोफिल जो है उसके अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट. अब क्लोरोप्लास्ट ही वो जगह है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है, बिकॉज क्लोरोफिल क्या करती है, सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है ताकि फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो सके. लीव्स हैव टाइनी पोर्स called stomata on under surface. कार्बन डाइऑक्साइड enters the leaves through stomata. लीव्स के अंदर ही छोटे छोटे होल्स या पोर्स होते हैं जहाँ पे, जिसको क्या बोलते हैं, स्टोमेटा. और स्टोमेटा से ही जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट के अंदर एंटर करता है, राइट. Solar energy is the only source of energy for all the living beings on the earth. Solar energy is the only source of energy for all the living beings on the earth. The green leaves of the plant convert this solar energy into the chemical energy and provide it to all the cells of living body. Solar energy, as we know कि इस दुनिया में रह रही हर ऑर्गेनिज्म या लिविंग बीइंग के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी है. तो ग्रीन प्लांट्स जो हैं, जो प्लांट्स हैं वो लीव्स के ज़रिए सोलर एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं और उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. एंड इसी वजह से जो फोटोसिंथेसिस है वो हो पाती है और प्लांट्स अपना खाना बना पाते हैं. दैट मीन्स बेसिकली वो अपने लिए एनर्जी क्रिएट कर पाते हैं. फंक्शनिंग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. ये जो स्टोमेटा है, हमने कहा कि पोर्स हैं या होल्स हैं छोटे छोटे, ये अपना काम कैसे करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करवाते हैं प्लांट बॉडी के अंदर. तो इसकी फंक्शनिंग होती है एक्चुअली कैसे, इसके बारे में स्टडी करेंगे हम. Stomata open into the small air cavities inside the leaves. Each stoma is guarded by two kidney-shaped guard cells. The main function of stomata is to let the carbon dioxide from atmosphere enter the leaf for photosynthesis. During the daytime, when photosynthesis takes place, stomata remain open. जो स्टोमेटा है, इसके अंदर छोटे छोटे लीव्स के अंदर छोटे छोटे स्मॉल एयर कैविटीज़ ओपन करता है. जो हर एक स्टोमेटा है यानी कि स्टोम है, उसके साइड्स पे जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं किडनी शेप गार्ड सेल्स होते हैं. ये जहाँ पे लिखा हुआ है टर्जिट गार्ड सेल, राइट, फेशियल गार्ड सेल्स, छोटे छोटे गार्ड सेल्स होते हैं किडनी शेप. इनका फंक्शन क्या होता है कि ये अपने आप को ओपन कर लेते हैं, बीच में से स्पेस बना देते हैं ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एटमॉस्फेयर से लीफ के अंदर एंटर कर सके, बिकॉज ऑफ, क्योंकि बाद में फोटोसिंथेसिस के लिए उसे यूज़ करना है. डे टाइम के दौरान जब दिन होता है तो फोटोसिंथेसिस होता है तो स्टोमेटा ओपन रहता है, बिकॉज लगातार उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आना चाहिए, राइट. At night, when there is no light and no photosynthesis is taking place, uh, the stomata get closed to avoid loss of water by transpiration. रात के टाइम पे जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती, अगर स्टोमेटा ओपन रहेगा तो उससे क्या होगा कि जो वाटर है प्लांट के अंदर वो ट्रांसपिरेशन के ज़रिए बाहर चला जाएगा. तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए स्टोमेटा बंद हो जाता है. द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज कैरिड आउट बाय गार्ड सेल्स. गार्ड सेल्स ही हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर. इन सनलाइट वाटर फ्रॉम सराउंडिंग सेल्स रिफ्यूजेज इनटू द गार्ड सेल्स. द गार्ड सेल्स बिकम टर्जिड बाय द accumulation of water. Their outer thin walls budge out and the inner thick walls are drawn apart. अब ये होता कैसे है, जब सनलाइट होती है तो सेल्स के आसपास जो पानी होता है वो गार्ड सेल्स के अंदर चला जाता है, तो गार्ड सेल उसकी वजह से थोड़े सख्त हो जाते हैं. हम सनलाइट के अंदर की बात कर रहे हैं, तो गार्ड सेल थोड़े सख्त हो जाते हैं, तो पानी अंदर आने की वजह से जो वॉल्स हैं वो दूर हो जाती हैं, तो उसकी वजह से स्टोमेटा जो है वो ओपन हो जाता है, बिकॉज गार्ड सेल्स अब थोड़े दूर हो गए हैं. द स्टोमेटल ओपनिंग बिटवीन द टू गार्ड सेल्स वाइडन्स मेकिंग द stomata open. At the time of closing of stomatal opening, water diffuses out of the guard cell. जब बंद करना होता है स्टोमेटा को तो जो पानी अंदर भर गया था गार्ड सेल्स के अंदर वो वहाँ से डिफ्यूज़ आउट कर जाता है. द गार्ड सेल्स बिकम फ्लैशेस, तो वापस वो अपनी ओरिजिनल शेप या ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाते हैं. तो उसकी इनर वॉल जो होती है वो थिक हो जाती है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल सीधा हो जाता है. तो जो स्टोमेटल ओपनिंग थी स्टोमेटा की वो क्लोज हो जाती है, राइट.
Our next topic is carbohydrates. Plants synthesize only the glucose, जिसे हम सिंपली कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं, by the process of photosynthesis. This simple carbohydrate is used for the synthesis of other nutrients of food like proteins and fats. Plants जो है वो ग्लूकोज बनाते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान. ये जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है इसे ही बाकी न्यूट्रिएंट बनाने में हेल्प लेते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स और फैट्स. Complex carbohydrates and fats are synthesized from simple carbohydrates. Plants need nitrogen for the synthesis of proteins. Through nitrogen is though nitrogen is present in the abundance in gaseous form in the air, plants cannot use this free nitrogen. प्लांट्स को प्रोटीन्स बनाने के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है. नाइट्रोजन एयर के अंदर बहुत सारी है, लेकिन प्लांट्स डायरेक्ट एयर से नाइट्रोजन को यूज़ नहीं कर सकते. सो दे कैन एब्जॉर्ब ओनली द नाइट्रेट कंपाउंड अलॉन्ग विद द वाटर. पानी के साथ जब रूट्स पानी को एब्जॉर्ब करती हैं तो पानी के साथ जो नाइट्रेट कंपाउंड्स होते हैं उसको भी साथ में एब्जॉर्ब कर लेती हैं रूट्स. द सॉइल कंटेन सम नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया. These bacteria prepare the nitrate compound from nitrogen and enrich the soil with nitrates. एक्चुअली क्या होता है कि सॉइल के अंदर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज होते हैं. ये बैक्टीरिया का काम क्या होता है कि ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट कंपाउंड्स के अंदर बदल देते हैं और सॉइल के अंदर मिक्स कर देते हैं. फार्मर्स एड नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर्स लाइक यूरिया एंड अमोनियम सल्फेट टू द सॉइल टू इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी. फार्मर्स आर्टिफिशियल तौर पे नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर्स जैसे कि यूरिया या फिर अमोनियम सल्फेट ऐड करते हैं सॉइल के अंदर ताकि सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी हो सके. हाउ डू फर्टिलाइजर इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी? दैट इज अ क्वेश्चन. नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर प्रोवाइड नाइट्रोजन टू द सॉइल. Plant obtain the nitrogen from the soil and use it for the protein synthesis. Proteins are needed for plant growth. The fertilizer increase the soil fertility. जब जो फार्मर्स हैं नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र सॉइल के अंदर ऐड करते हैं तो उससे सॉइल में अब नाइट्रोजन अवेलेबल हो जाता है जो प्लांट्स वहाँ से एब्जॉर्ब कर लेते हैं. तो प्लांट्स अगर एब्जॉर्ब कर लेंगे तो प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होगी. दैट्स वाई जो फर्टिलाइजर्स हैं वो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, डज फोटोसिंथेसिस अकर इन प्लांट्स हैविंग रेड और ब्राउन लीव्स? क्या फोटोसिंथेसिस उन प्लांट्स के अंदर भी होता है जिनके अंदर जो लीव्स हैं वो रेड या ब्राउन कलर के होते हैं? ऑब्वियसली येस. Colored leaves of coleus which are red, brown or with the patches of brown and pink also have chlorophyll, but their green pigment is masked by the abundance of other pigments. Therefore such colored leaves can also carry out photosynthesis. ऑब्वियसली हो सकता है जिनके लीव्स रेड या ब्राउन हो. रेड या ब्राउन लीव्स होना सिर्फ ये बिल्कुल नहीं दर्शाता कि उसमें क्लोरोफिल नहीं है. क्लोरोफिल है. क्लोरोफिल का जो पार्ट है वो वहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन बाकी के जो पिगमेंट्स है जैसे कि रेड और ब्राउन उन्होंने उसका थोड़ी जगह ले ली है, तो वहाँ पे ग्रीन शो नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऊपर जो एक लेयर है वो रेड और ब्राउन पिगमेंट्स की है. लेकिन वहाँ पे क्लोरोफिल है तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस ज़रूर होगी, तभी वो प्लांट्स एग्जिस्ट करते हैं. अदरवाइज तो प्लांट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे वो वाले. Our next topic is heterotropic modes of nutrition in plants. Non-green plants like fungus, some bacteria, and some flowering plants are without chlorophyll. नॉन ग्रीन प्लांट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल फंगस, बैक्टीरिया, कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स, ये बिना क्लोरोफिल के होते हैं. तो अगर ये बिना क्लोरोफिल के हैं तो अपना खाना कैसे बनाएंगे? इसीलिए हम ये टॉपिक स्टडी कर रहे हैं, हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस. ये फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपना खाना नहीं बना सकते बिकॉज उनमें क्लोरोफिल ही नहीं है. Like animals, they depend on green plants for their food. Such non-green plants are called heterotrophs, and their mode of nutrition is called heterotropic nutrition. We can define heterotrophs as organisms which cannot manufacture their food and derive it from green plants or other animals. इन्हें हम हेटेरोट्रोप्स इसलिए बोल रहे हैं कुछ प्लांट्स और एनिमल्स को बिकॉज ये अपना खाना खुद तो बनाते नहीं हैं, ये अपना खाना किसी और से लेते हैं, चाहे वो ग्रीन प्लांट्स हो चाहे वो कोई और एनिमल्स हो, राइट. बेस्ड ऑन द मेथड of obtaining food, heterotrophic plants may be number one parasitic plants, number two saprophytic plants or saprophytes,
नंबर 3 सिम्बियोटिक प्लांट्स एंड नंबर 4 इज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे पैरासिटिक प्लांट्स को। नॉन ग्रीन plants that obtain their food from some other green plants are called parasitic plants. The plant that provide food is called the host plant. The parasitic plants absorb food from the root or the stem of host plant. They develop special roots called Historia, which penetrate the host tissue and reach the vascular bundle. Some parasitic plants are total parasites, while other may be partial parasites. जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, पैरासिटिक प्लांट्स की बात कर रहे हैं, जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो किसी और ग्रीन प्लांट से अपना खाना लेते हैं, इन्हें पैरासिटिक प्लांट्स बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो प्लांट है जो उसको खाना प्रोवाइड करता है उसे क्या बोलते हैं, होस्ट प्लांट बोलते हैं। और द पैरासिटिक प्लांट एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम द रूट और द स्टेम ऑफ द होस्ट प्लांट। जो पैरासिटिक प्लांट है वो होस्ट प्लांट की रूट या फिर स्टेम से अपना खाना उससे लेता है। इसमें क्या है कि जो पैरासिटिक प्लांट है ये अपने एक स्पेशल रूट्स डेवलप कर लेते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, हिस्टोरिया। हिस्टोरिया तो ये क्या करते हैं, ये पेनिट्रेट करते हैं यानी कि बढ़ते हैं, ये जो स्पेशल रूट्स हैं हिस्टोरिया ये पेनिट्रेट करके आगे बढ़ के होस्ट टिश्यूज तक पहुंचते हैं एंड वहाँ पे वेस्कुलर बंडल्स उनके जो हैं वहाँ तक पहुँचते हैं। कुछ जो पैरासिटिक और वहाँ से उसे खाना लेते हैं। कुछ जो पैरासिटिक प्लांट्स हैं वो टोटल पैरासाइट्स होते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं वो पार्शियल पैरासाइट्स होते हैं। पहले हम टोटल पैरासिटिक प्लांट्स पढ़ते हैं। टोटल पैरासिटिक प्लांट्स वो हैं जो कम्प्लीटली होस्ट प्लांट से ही अपना खाना लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे डोडर है ना, एपोडेंथिस है, आर कॉमन टोटल पैरासिटिक प्लांट। केस्किटा has a yellow wire-like stem which twins around the host stem and branches. The fine special root Hostoria enter the host stem to obtain the ready-made food. कैस्केटर जैसे है ये येलो, इस डायग्राम येलो स्टेम्स ही आपको दिखाई दे रही हैं। ये क्या करता है कि होस्ट स्टेम तक पहुंचता है। इसकी जो स्पेशली वो रूट्स डेवलप हुई होती हैं होस्टोरिया जो हमने अभी बात करी, वो होस्ट स्टेम के अंदर एंटर करती हैं और वहाँ से उसका रेडीमेड फूड ले लेते हैं। एपोडेंथिस is without a stem. Its tissue are present entirely within the host plant. The visible part of the parasite on host plant is flower, which comes out of the bark of the host plant. ये जो प्लांट है एपोडेंथिस, इसमें स्टेम नहीं होती है। इसके जो टिश्यूज़ हैं वो होस्ट प्लांट के अंदर ही डेवलप होते जा रहे हैं। इसमें जो आपको दिखाई देता है वो सिर्फ इसका विजिबल पार्ट एक होता है, दैट इज़ फ्लावर। फ्लावर दिखाई देगा, इसके जो स्टेम्स हैं वो दिखाई नहीं देंगी बिकॉज वो उसके अंदर ही उसके टिश्यूज़ डेवलप हो रहे हैं स्टेम की तरह, ताकि वो डायरेक्टली वहाँ से फूड जो होस्ट प्लांट से वो ले सकते हैं। तो आपको सिर्फ विजिबल एक ही चीज़ दिखाई देगी उसकी, दैट इज़ उसका फ्लावर। नेक्स्ट इज पार्शियल पैरासिटिक प्लांट्स। Partial parasitic plants have green leaves and can synthesize their food. They depend on the host for water and minerals. Uh, Mistletoe is a partial parasite. पार्शियल पैरासिटिक प्लांट्स के अंदर क्या है कि कुछ ग्रीन लीव्स होते हैं, ये अपना खाना खुद बना सकते हैं, लेकिन ये किसी और चीज़ के लिए होस्ट पे डिपेंड करते हैं। क्या और चीज़ क्या हो सकती है, वाटर एंड मिनरल्स। द प्लांट्स दैट बियर द लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड इज़ अ पैरासिटिक प्लांट. इट्स फ्लावर मे बी 106 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड अबाउट 10 kg इन वेट. दुनिया में सबसे बड़ा फ्लावर वाला कोई प्लांट है तो वो पैरासिटिक प्लांट है। इसका जो फ्लावर है वो 106 सेंटीमीटर डायमीटर में बड़ा हो सकता है और इसका वेट 10 kg तक हो सकता है। इस प्लांट के लीव्स नहीं होते, द प्लांट हैज़ नो लीव. इट वॉज डिस्कवर्ड बाय सर स्टैमफोर्ड रेफल्स ऑन द टूर ऑफ सुमत्रा एंड हेंस इट इज़ नेम्ड आफ्टर हिम रेफ्लेशिया. इसका नाम जो है रेफ्लेशिया दिया गया था उसके बाद में। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हम फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इन टॉपिक्स को स्टडी करना है, अच्छे से समझना है. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट दिस प्लीज़ फील फ्री टू कॉल मी एनी टाइम टू आस्क एनी क्वेरी. एंड नेक्स्ट टॉपिक्स जो हैं हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. थैंक यू.